हाँ तो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे संकरण। संकरण वैसे बायोलॉजी में आप पढ़ चुके हो, लोअर क्लासेज में पढ़ चुके हो। संकरण में क्या होता है, कोई एक किस्म जैसे गेहूं है, चावल है, उसके दो भिन्न जीन प्रारूप लेते हैं। क्या लेते हैं? दो भिन्न भिन्न जीन प्रारूप लेते हैं, दो अलग अलग गुणों वाले जीन प्रारूप लेते हैं। ठीक है, कैसे? दो अलग अलग गुणों वाले जीन प्रारूप। ठीक है, जैसे कि मेंडल ने लंबाई के लिए दो जीन अलग अलग प्रारूप लिए थे और इनमें इसने संकरण करवाया था, तो इसे एक हेट्रोजाइगस कंडीशन मिली थी। ठीक है, हाँ, जिसे हम सॉरी ये विषम युग्मजी कंडीशन उसे मिली थी और ये सम युग्मजी पादप उसने लिए थे। लेकिन ये सब दोनों के दोनों कैसे थे? भिन्न जीन प्रारूप वाले थे। कैसे? भिन्न जीन प्रारूप। तो एक ही किस्म मटर, लेकिन इनमें भिन्न जीन प्रारूप था। एक करैक्टर था बोने का और एक था लंबे का, पौधे की लंबाई के लिए। हाँ, तो मैं वापस आता हूँ कि दो भिन्न जीन प्रारूप वाले पौधों में एक विभेद को हम क्या करेंगे? जो एक विभेद है, हाँ, उसमें जो एक विभेद है उसके परागकण लेंगे और दूसरा जो विभेद है उसके पुष्पों के जो स्टिग्मा है उसके ऊपर उनको डाल देंगे और उससे उसका परागण हो जाएगा। और परागण होने के बाद में इन परागणों से जो संततियां प्राप्त होती है वो सारी की सारी कैसी होती है? संकर संततियां। तो ये जो प्रक्रिया है इसे बोलते हैं हम संकरण। तो इसका फायदा क्या होता है? इसका फायदा ये होता है, संकरण से हमें दो भिन्न जीन प्रारूपों से अलग अलग जीन मिलती है और ये दोनों जो अलग अलग जीन हैं ये एक संतति में आ जाती है और इसकी वजह से क्या होगा? इसमें विविधता का विकास हो जाता है। किसका विकास हो जाता है? विविधता। ठीक है, और ये चीज ऑलरेडी हम मेंडल के नियमों के द्वारा हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, मेंडल के नियमों के द्वारा हम पढ़ चुके हैं कि किस तरह से संकरण से विविधता का विकास किया जाता है। तो अब हम इसको कृषि के अंदर पढ़ेंगे कि संकरण के क्या उद्देश्य हैं और ये किस तरह से किया जाता है। तो संकरण क्या है? सस्य सुधार, सस्य यानी कृषि, सस्य सुधार की सबसे अच्छी आधुनिक एवं वैज्ञानिक विधि है और इसके बारे में हम ऑलरेडी मेंडल के आनुवंशिकता के नियमों के आधार में हम पढ़ चुके हैं कि जब उसको दोबारा से उसके बारे में जाना गया तो फिर उनकी डिटेल से हमें ये पता लगा किस तरह से संकरण से हम विविधता का विकास कर सकते हैं। तो संकरण के दो बहुत इंपॉर्टेंट उद्देश्य होते हैं। कौन से? हाँ, एक तो है संकर बीज का उत्पादन। किसका? संकर बीजों का उत्पादन, जो अभी हमने पढ़ा था। ठीक है, और दूसरा आनुवांशिक विविधता का उत्पादन, जो अभी मैंने एक डायग्राम के जरिए आपको बताया कि आनुवांशिक विविधता का उत्पादन होता है। ठीक है, तो ये दो सबसे इम्पोर्टेंट इसके उद्देश्य हैं। अब हम संकरण के प्रकार देख लेते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट वो है अंतर प्रभेदी। कौन सा? अंतर प्रभेदी। क्यों? क्योंकि यही ज्यादा पॉसिबल हो पाता है। क्यों? क्योंकि संकरण में एक ही जाति के जो विभिन्न किस्में होती हैं, ठीक है, एक ही जाति की जो विभिन्न किस्में होती हैं उनमें संकरण करवाया जाता है। जैसे कि गेहूं है, जैसे कि हम गेहूं लेते हैं, उसकी विभिन्न प्रकार की किस्में मिल सकती है। जैसे कि गेहूं की किस्म WH1, WH2, इनके मध्य अगर हम संकरण करवाते हैं तो इससे हमें एक नई विविधतापूर्ण किस्म हमें प्राप्त होती है। ठीक है, और इससे जो प्रभेदीय जो संकरण है ये सर्वाधिक उपयोग में आता है। क्यों? क्योंकि इसमें एक ही जाति की जो विभिन्न किस्में उनमें संकरण होता है और ये बहुत ज्यादा पॉसिबल हो पाता है क्योंकि इनके आनुवांशिक पदार्थों में अंतर नहीं होता है। ठीक है, ओनली जीन्स को छोड़कर, कुछ एक जीन्स को छोड़कर। दूसरे प्रकार का जो संकरण है वो है दूरस्थ संकरण। कौन सा? दूरस्थ संकरण। इसमें क्या होता है, जब दो भिन्न प्रजातियों में संकरण करवाया जाए, तो यहाँ भिन्न भिन्न प्रजातियों की बात कर रहा है और ये भिन्न भिन्न प्रजातियां वो एक ही जीनस की भी हो सकती है या अलग अलग जीनस की भी हो सकती है। जैसे आपने एक उदाहरण तो हमेशा पढ़ा होगा, गेहूं और
गेहूं और राई का, ठीक है। और इनमें संकरण करवा के आज जो हम गेहूं की जो हाइब्रिड जो वैरायटियां देख रहे हैं, हाइब्रिड जो किस्में देख रहे हैं, वो हमें इसी के फलस्वरूप देखने को मिली। इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन ये ज्यादा पॉसिबल नहीं हो पाता है। ज्यादा पॉसिबल कौन सा है? संकरण, अंतर प्रभेदी संकरण। कौन सा? अंतर प्रभेदी संकरण। ठीक, चलो अब संकरण की जो विधियां हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम संकरण करते वक्त हमें कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। तो संकरण कि पहले तो हमें क्या करनी होगी, इसके कार्यक्रम की एक हमें एक योजना बनानी पड़ेगी कि संकरण कैसे किया जाए। तो इसकी एक हमें योजना बनानी पड़ेगी। जब हम योजना बनाते हैं तो उसमें मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि जो नई किस्म है इसका विकास करना। किसका विकास करना? नई किस्म का विकास करना। क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट ये बात होती है सभी के दिमाग के अंदर, जितने भी ब्रीडर होते हैं, कि एक नई किस्म हम तैयार करें, कि नई किस्म का विकास करना। और जो प्रजनक होता है, जो नई किस्म का विकास कर रहा है, वो स्पष्ट निर्णय ले लेता है कि जो किस प्रकार की किस्म का विकास करना चाहता है और उसमें किस तरह के लक्षण होने चाहिए। तो उसका प्रकार और उसके लक्षण, तो ये चीज उस कार्यक्रम के दौरान, संक्रमण कार्यक्रम के दौरान उसे इन बातों का ध्यान रखना होता है कि उसके लक्षण, वो किस्म किस प्रकार की होनी चाहिए, उसमें उसके किस प्रकार के गुण चाहिए। जैसे उपज ज्यादा चाहिए, या फिर उसमें कोई पर्टिकुलर कीट या फिर रोग के खिलाफ उसमें रोग प्रतिरोधकता चाहिए। तो ये चीजें देखकर ही वो बहुत सारे जनकों का चयन करता है। तो हम संकरण की विधि के दौरान जो हमें 7 स्टेप जो फॉलो करने हैं, कितने? 7 स्टेप जो फॉलो करने हैं, उनको अब हम देखते हैं। तो सर्वप्रथम क्या होता है? जनकों का चयन किया जाता है, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट यही है, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? जनकों का चयन। जनक, जनक मतलब जिनके मध्य संकरण होना है, ठीक है, जिनके मध्य संकरण होना है। तो एक जनक को तो हम मादा मानते हैं, और एक को हम मानते हैं नर, ठीक है। तो जनकों का जो चयन किया जाता है वो मुख्य रूप से संकरण के उद्देश्य पर निर्भर करता है। और उद्देश्य क्या था? अभी हम देख रहे थे, जो नई किस्म का जो विकास करना है, और उसमें वो किस प्रकार की किस्म चाहिए, उसके लक्षण कौन कौन से चाहिए, हमें किस तरह का सुधार चाहिए उन लक्षणों के अंदर, तो इस चीज पर डिपेंड करता है। तो लक्षणों में सुधार की जो योजना अगर हमारे पास है, तो उसके आधार पर हम उसी तरह का हम जनक चूज करते हैं। तो समुचित, तो उनका एक जनक में समुचित परिमाण में उपस्थित होना अनिवार्य होता है। ये जो लक्षण है ना, जो जिनमें हम सुधार चाहते हैं, वो किसी कम से कम एक जनक के अंदर तो ये पूरी तरीके से उपस्थित होने चाहिए, ठीक है। ठीक है, अब दूसरी बात क्या है? हम जन इनका क्या करते हैं? हम जनकों का मूल्यांकन करेंगे अब, ठीक है, कि ये सही है कि नहीं, इनमें वो लक्षण है कि नहीं। तो यदि संबंधित कोई भी क्षेत्र इसमें अधिक जनकों का अगर निष्पादन ज्ञात नहीं हो, अगर हम उनका मूल्यांकन ढंग से नहीं कर पाए, उनके नतीजे हम देख नहीं पाए, तो उन्हें 1-2 वर्षों तक उस क्षेत्र में उगाएंगे। हमें अगर उसके नतीजे पहले से पता ही नहीं है कि उसमें कौन से लक्षण है, या फिर जो हम लक्षण उस पर्टिकुलर जनक में ले रहे हैं वो है कि नहीं, तो हम क्या करेंगे? पहले 1-2 वर्षों तक उस क्षेत्र में उसे उगाएंगे। इससे हमें ये पता लग जाएगा कि उस जनक में वो लक्षण है जिसमें हम सुधार चाहते हैं, ठीक है। तो ये तो बात हो गई जनकों से रिलेटेड। उनका चयन करेंगे, फिर उनका मूल्यांकन करेंगे कि हम संतुष्ट हो जाएं कि जनक हमारा सही है। कि जो जनक ले रहे हैं नर और मादा के तौर पर, या फिर कम से कम एक के अंदर वो लक्षण उपस्थित होने चाहिए जो हमारे नतीजे के अंदर देखने को मिलेंगे। तीसरा काम है विपुंशन करना। ये सब आप जानते हैं, इमैस्कुलेशन, ठीक है। तो ज्यादातर पादप आपको पता है कैसे होते हैं? ज्यादातर पादप कैसे होते हैं? बाइसेक्सुअल होते हैं, कि एक ही फ्लावर के अंदर दोनों प्रकार के नर और मादा जननांग पाए जाते हैं, पुंकेसर, स्त्रीकेसर, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक को नर और एक को मादा बनाने के लिए, ठीक है, एक पुष्प में से पुंकेसर हटा देते हैं और एक में से स्त्रीकेसर हटा देते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि पहले परागकोशों या पुंकेसरों को और स्त्रीकेसर को बिना क्षति पहुंचाए किसी पुष्प से हम निकाल देंगे, और पराग कणों को निर्जीव कर देना ही विपुंसन कहलाता है। तो हम क्या करते हैं, जिसको हमें मादा बनाना है,
उनके पराग कणों के परिपक्व होने से पहले ही परागकोशों या पुंकेसर को, स्त्रीकेसर को अगर हमें क्षति नहीं पहुंचानी, ये ध्यान रख लेना, उस पुष्प से हम अलग कर देंगे, निकाल देंगे। तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे? विपुंसन। क्या बोलेंगे? विपुंसन। ठीक है। फिर क्या करेंगे? थैली लगाना। जो अवांछित जो परागण है से बचाने के लिए, कि कोई पराग कण बाई चांस गिर जाए, जैसे ठाते वक्त गिर रहा हो इस चीज से, या फिर बाद में गिर जाए उसके ऊपर दूसरे पास वाले फ्लावर से आकर, इससे बचाने के लिए क्या करेंगे? विपुंसन के बाद में जो पुष्प क्रम जो बचा हुआ है, जिसमें ओनली स्त्री केसर है या फिर जो पुष्प है, इसको बटर पेपर या फिर पॉलीथीन या फिर कोई भी थैली अगर हमें उचित आकार की मिल जाए, उससे हम इसको बंद कर देंगे, ताकि कोई पराग कण इसके ऊपर आकर नहीं गिरे, कोई दूसरे पास वाले पुष्प का, क्योंकि हमें इसको जनक के तौर पर हमें चूज कर लिया है, तो अवांछित इसका परागण नहीं होना चाहिए, तो हमने थैली लगा दी। फिर हम उस पर टैग लगा देंगे कि ये पर्टिकुलर किस्म का, ठीक है, जैसे कि हमने टैग लगा दिया वो P1 है, ठीक है, या फिर वो P2 है, इस तरीके से। तो विपुंसित जो पुष्प है उसमें कागज का एक टैग बांध दिया जाता है, और टैग पर कार्बन पेंसिल से निम्नलिखित हम सूचना उस पर लिखते हैं। और वो सूचना क्या होती है? सूचना ये लिखी जाती है कि उसका विपुंसन कब किया गया, ताकि हमें, क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम होता है उसके दौरान पौधा का जो पुष्प होता है उसका परागण होना जरूरी होता है, इसलिए हमें टाइम पता होना चाहिए। विपुंसन की तिथि, परागण की तिथि, जब उसमें परागण कराएंगे अपना जो वांछित पराग कण उस पर डालेंगे आर्टिफिशियली, और मादा और नर जनकों के हम नाम लिख देंगे। ठीक है, कि कोई भी नाम पर्टिकुलर साइंटिफिक वे में या फिर अपने हिसाब से हम लिख देंगे। तो ये तो हो गया प्रोसेस टैग लगाना। ठीक है। फिर उसके बाद में क्या किया जाता है? परागण किया जाता है। जब हम ये सारा टैगिंग का काम कर देते हैं तो नर जनक के जो परिपक्व और जो उर्वर परागण, जो फर्टाइल है, जो जनन क्षम होते हैं, उनको हम एकत्रित करते हैं। ये नर जनक कौन सा है? ये वो जनक है, ये ध्यान रख लेना, ये वो जनक है जो हमने चूज करा है। ठीक है, ये चूज करा है। ठीक। फिर उसके जो परिपक्व जो उर्वर परागकण है, इनको हम एकत्रित करते हैं और जो वर्तिकाग्र पर हम डालते हैं। किसके वर्तिकाग्र पर? जिसको हमने ऑलरेडी टैग लगाकर, उस विपुंसित पुष्प को हमने ऑलरेडी टैग लगाकर हमने तैयार कर लिया है, उस पुष्प पर हम डालेंगे, क्योंकि वो क्या है? मादा पुष्प है हमारे लिए। ठीक। तो मादा जीनी प्रारूप हो गया, उसके ऊपर हम इसके ऊपर परिपक्व उर्वरक परागकण डाल देंगे, और इससे क्या होगा? परागण हो जाएगा। हम जैसा चाहेंगे उस तरह का परागण होगा। ठीक। फिर हम क्या करेंगे? इस परागण के फलस्वरूप आपको पता है संकरण हो गया, तो F1 बीजों को फिर हम एकत्रित करेंगे और उनका हम भंडारण करेंगे। तो बहुत ही साइंटिफिक तरीका है। ठीक। और फिर उनको सावधानी पूर्ण तरीके से अलग अलग हम लिफाफों में रखते हैं और भंडारण करके उपयुक्त कीटनाशक लगाकर हम इनको अलग करके रख देते हैं। तो एक बहुत सिंपल प्रारूप है कि हम जनकों का चयन करेंगे, उनका मूल्यांकन करेंगे, फिर एक पुष्प जिसको हमें मादा की तरह तैयार करना है तो उसको हम अविपुंसित करके उस पर थैली लगाएंगे, टैग लगा देंगे। फिर उसके बाद में जो हमने चयन किया है एक नर जनक का, उसके परिपक्व उर्वरक परागकणों को लेंगे और वर्तिकाग्र पर डालकर परागण करवा देंगे। फिर उसके बाद में जो संकरण के बाद में F1 बीजों को एकत्रित करके उनको भंडारित किया जाएगा। इस तरीके से नई किस्मों का विकास होता है। ठीक है।